गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। शुरू करते हैं क्लास। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के सिद्धांतों की बात करने जा रहे हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं सिलेबस के अनुसार, उसकी एक एक करके यहां चर्चा करेंगे। पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, कई सारे संगठन या प्रशासन के सिद्धांत हैं ये। इन्हें हम संगठन या प्रशासन के नियम भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन नियमों या सिद्धांतों का प्रतिपादन लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण मतलब 1927 से 37 के बीच में हुआ है। 1927 से 37 जो कि लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण था, जिसका नाम था सिद्धांतों का स्वर्णकाल, गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स। उस दौर में ये सिद्धांत आए हैं। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक जैसे विद्वान इन नियमों के प्रतिपादक और समर्थक विद्वान रहे हैं। उन विद्वानों ने इन नियमों के सर्वव्यापी होने का दावा किया है, मतलब उनका मानना था कि जो ये नियम हैं या सिद्धांत हैं, ये हर देश, काल और परिस्थिति में समान रूप से लागू होते हैं। हेनरी फ्योल फ्रांसीसी मैनेजर थे, गुलिक अमेरिकी विद्वान थे, उर्विक इंग्लैंड के थे, लेकिन लगभग एक जैसे नियमों का प्रतिपादन किया इन विद्वानों ने। हेनरी फ्योल ने 14 नियम दिए, लूथर गुलिक ने 10 नियम दिए, लिंडल उर्विक ने 8 नियम दिए, लेकिन कमोबेश रूप में देखें तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके लगभग वही नियम या बातें की गई इन 3 अलग अलग देशों के विद्वानों के द्वारा। और दावा किया इन्होंने कि उनके नियम सर्वव्यापी हैं, हर जगह समान रूप से लागू होते हैं। जब लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण में नियमों, इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, इनके सर्वव्यापी होने का दावा किया गया, तो इसका परिणाम हुआ कि हमने प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा भी दे दी। किसी भी विषय के विज्ञान होने की एक बड़ी अनिवार्य और जरूरी शर्त होती है कि उस विषय में कुछ सर्वव्यापी नियम होने चाहिए। और जब द्वितीय चरण में प्रशासन के सर्वव्यापी नियमों का आगमन हुआ, तो हमने प्रशासन को भी विज्ञान की संज्ञा दी। और प्लस ऐसा देखा गया कि ये नियम चाहे लोक प्रशासन हो और चाहे निजी प्रशासन, दोनों में समान रूप से लागू होते हैं। तो इसीलिए इन नियमों के परिणाम स्वरूप ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच के अंतर को खारिज कर दिया गया। या दूसरे शब्दों में इसी बात को कहें तो इन नियमों के आगमन के परिणाम स्वरूप प्रशासन की एकता पर बल दिया गया। कहा गया कि चाहे पदसोपान हो, आदेश की एकता, जो भी नियम है लोक में भी लागू है, निजी में भी लागू है, तो फिर इसका मतलब है कि प्रशासन है, वो एक है, उसे लोक और निजी में बांटना उपयुक्त नहीं है। द्वितीय चरण में ये नियम आए। हालांकि हमने देखा कि बहुत जल्दी इन नियमों की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। जैसे ही लोक प्रशासन के विकास का तृतीय चरण शुरू हुआ, जिसका समय था 1938 से 47, तृतीय चरण का नाम ही था सिद्धांतों को चुनौती या संदेह के बादल। जो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आए थे फ्योल गुलिक के द्वारा, इनको चैलेंज, इनको चुनौतियां मिली थी, इनकी उपयोगिता पे क्वेश्चन मार्क लगाए गए थे। वो चाहे चेस्टर बर्नार्ड हो, एल्टन मेयो हो, हर्बर्ट साइमन हो। लोक प्रशासन के विकास के तृतीय चरण में जितने विद्वान जुड़े थे, उन सब ने इन नियमों की उपयोगिता पे प्रश्न चिन्ह लगाए थे। इवन ऐसा देखा गया कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज का उदय हुआ, भारत जैसे विकासशील देशों की समस्या और परिस्थितियां भिन्न थीं। नियम हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन में आए थे,
विकासशील देशों की समस्याओं के समाधान में भी ये नियम सफल साबित नहीं हो पाए। तो एक बहुत छोटा सा फेज था जब इन नियमों के महत्व, इनकी उपयोगिता, इनकी सर्वव्यापकता पे बहुत ज्यादा बल रहा। अदरवाइज हमने देखा कि बहुत जल्दी ही बहुत सारे ऐसे विद्वान भी हुए जिन्होंने इन नियमों की उपयोगिता को स्वीकार नहीं किया। हालांकि ये बात भी सही है कि उन्होंने इन नियमों के महत्व को स्वीकार तो भले नहीं किया, लेकिन इन नियमों का कोई विकल्प भी वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। और परिणाम हुआ कि इन नियमों की आलोचना के बावजूद भी हम किसी बड़े संगठन या प्रशासन में ऐसा नहीं देखते कि जहां इन नियमों का पालन ना किया जा रहा हो। वास्तविकता है, ये आज तक वास्तविकता है कि अगर हमें प्रशासन और संगठन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित करना है तो कमोबेश रूप में थोड़ी बहुत मात्रा में नियमों या सिद्धांतों का पालन करना ही पड़ता है। इवन 1955 में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया, 1968 में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया, 80s 90s में एलपीजी की नीतियां आई। एलपीजी में एल का मतलब ही लिबरलाइजेशन, मतलब नियम कानूनों में लचीलापन। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि नियमों को पूरी तरह से छोड़ पाना संभव नहीं है। भले हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इन नियमों को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ये वास्तविकता है। तो नियम आए, ये बहुत जल्दी इनकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह भी लगे। आज तक वही है कि इन नियमों की आलोचना होती रहती है, ज्यादातर की आलोचना। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि हम इनको छोड़ पाने की स्थिति में भी नहीं है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि प्रशासन या संगठन से जुड़े बड़े महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत हैं ये। जैसा मैंने बताया कि सिलेबस के अनुसार कुछ जो जरूरी या महत्वपूर्ण नियम हैं, एक एक करके हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत आप देख रहे हैं पथसोपान या हायरार्की। पथसोपान का अर्थ क्या होता है, स्क्रीन पे आपके सामने शब्दार्थ भी लिखा है और भावार्थ भी। शब्दार्थ देखें पहले, फिर भावार्थ पे आएंगे। शब्दार्थ देखें आप तो अंग्रेजी शब्द है हायरार्की। उसका हिंदी रूपांतर पथसोपान। और जो अंग्रेजी का हायरार्की शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। एक शब्द है हायरस और दूसरा शब्द है आर्केस। ग्रीक भाषा के इन दो शब्दों हायरस और आर्केस से मिलके बना है इंग्लिश का हायरार्की। जो ये ग्रीक वर्ड हैं, इनका अलग अलग अर्थ देखें अगर ग्रीक भाषा की डिक्शनरी में, तो हायरस का मतलब होता है निम्नतर पर उच्चतर का नियंत्रण, और हायरस का मतलब होता है निम्नतर का उच्चतर के प्रति उत्तरदायी होना। उच्चतर द्वारा निम्नतर पर नियंत्रण या निम्नतर के ऊपर उच्चतर का नियंत्रण हायरस, और निम्नतर का उच्चतर के प्रति उत्तरदायी होना आर्केस। अगर इन दोनों को जोड़ दें, साथ में जो हिंदी शब्द है पद सोपान, अगर पद सोपान का संधि विच्छेद करें तो पदों का सोपानात्मक क्रम। दूसरे शब्दों में कहें तो संगठन का पिरामिड नुमाया सीढ़ी नुमा ढांचा।
पदों का सोपानात्मक मतलब सीढ़ी नुमा क्रम। तो हिंदी का शब्द पद सोपान, उसका शब्द का अर्थ या संधि विच्छेद, पदों का सोपानात्मक क्रम या सीढ़ी नुमा ढांचा। हायरस का अर्थ निम्नतर पर उच्चतर का नियंत्रण। आर्केस का अर्थ निम्नतर का उच्चतर के प्रति उत्तरदायी होना। तीनों को मिला दीजिए, वही हमने मिलाया है तो एक शाब्दिक अर्थ लिखा है यहां पद सोपान का। बस तीनों अर्थों को हमने मिला दिया है। संगठन का पिरामिड नुमाया सीढ़ी नुमा ढांचा, जिसमें उच्च स्तर के द्वारा निम्न स्तर पर नियंत्रण किया जाता है और निम्न स्तर अपने उच्च स्तर के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए बस तीनों को हमने मिलाया है, रटने की जरूरत नहीं है। तीन शब्द हैं, तीनों के अलग अलग अर्थ देख रहे हैं। एक का सीढ़ी नुमा ढांचा, दूसरे का निम्नतर पर उच्चतर का नियंत्रण और तीसरे का निम्नतर का उच्चतर के प्रति उत्तरदायी होना। बस तीनों को मिला दिया है। डेफिनेशन आपके सामने, एक शाब्दिक अर्थ है ये पद सोपान का कि इसमें संगठन का एक सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा ढांचा होता है। यहाँ चित्र भी बना है, देखिए ये पिरामिड नुमा ढांचा है, ये सीढ़ी नुमा ढांचा है। दोनों तरीके से हम पद सोपान को दिखा सकते हैं चित्र के रूप में, चाहे पिरामिड बना दें चाहे सीढ़ियां बना दें। तो संगठन का एक पिरामिड नुमा या सीढ़ी नुमा ढांचा होता है। उच्चतर के द्वारा निम्नतर पर नियंत्रण किया जाता है और निम्नतर अपने उच्चतर के प्रति उत्तरदायी होता है। इस व्यवस्था को हम पद सोपान या इंग्लिश में हायरार्की की संज्ञा देते हैं। अगर भावार्थ की बात करें तो एक भावार्थ भी लिखा है स्क्रीन पे आपके सामने। उच्च और अधीनस्थ के संबंधों के आधार पर संगठन का विभिन्न स्तरों में वर्गीकरण पद सोपान कहलाता है। उच्च और अधीन के संबंधों के आधार पर संगठन का विभिन्न स्तरों में वर्गीकरण। किसी संगठन में 10, 20, 50 आदमी और ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब उन लोगों को हम कैसे पहचानें, उनके नाम, काम, योग्यताएं, वेतन, भर्ती, प्रशिक्षण कैसे तय करें। सब समान नहीं है, ना योग्यताओं में, ना नाम, ना काम में। कैसे हम उनमें अंतर करें, कैसे उनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करें। तो फिर हम उन 50 लोगों को उच्च और अधीन के संबंधों के आधार पर कुछ स्तरों में वर्गीकृत कर देते हैं। जैसे जिले में पुलिस प्रशासन की संरचना देखें, पूरे जिला पुलिस में आप देखें तो सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। हमने कई स्तरों में विभाजित कर दिया है जिला पुलिस के संगठन को, जिसके सर्वोच्च स्तर पर एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बिठा दिया है। पूरे जिला पुलिस प्रशासन का हेड या मुखिया होता है। उसके नीचे एडिशनल एसपी या एएसपी होते हैं, फिर डीवाईएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, फिर इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। तो हमने इतने स्तर बना दिए टॉप टू बॉटम कि सबसे ऊपर एसपी हो गया, फिर एएसपी हो गए, फिर डीएसपी हो गए और इस तरह नीचे कांस्टेबल तक कई स्तर या कई पद सोपान हो गए। इसी पद सोपान जो ये उच्च और अधीन के संबंध है, इसी व्यवस्था को हमने पद सोपान की संज्ञा दी है। और हर बड़े संगठन जहां मैं बात कर रहा हूं कि 5, 10, 20 या ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं, वहां इस तरह की व्यवस्था आप पाएंगे।
कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से लेके नीचे पटवारी तक देखिए आप। सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी से लेके नीचे आप ग्रुप डी कर्मचारी तक देखिए। हर संगठन में आपको ये उच्च और अधीन के संबंध मिलेंगे। उच्च निम्न के ऊपर नियंत्रण करेगा, निम्न अपने उच्च के प्रति उत्तरदायी होगा, और इस व्यवस्था को हम पदसोपान या हायरार्की की संज्ञा देंगे। एक विद्वान एल.डी. वाइट, अमेरिकन हिस्टोरियन, समय देख रहे हैं आप 1891 से 1958, पदसोपान उनके शब्दों में क्या है, एक डेफिनेशन यहां देख रहे हैं आप। बात वही है जो हम अपने शब्दों में आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने भी तो उन्हीं विद्वानों के विचारों के अकॉर्डिंग ही एक अपनी डेफिनेशन तैयार करी है। तो एल.डी. वाइट के अनुसार देखिए आप, संगठन में ऊपर से नीचे तक अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारियों में विभिन्न स्तरों पर संबंध स्थापित करना ही पदसोपान है। तो वही बात है कि उच्च और अधीन के संबंध, उच्च द्वारा निम्न पर नियंत्रण और निम्न का उच्च के प्रति उत्तरदायी होना, ये अकॉर्डिंग टू वाइट पदसोपान की एक परिभाषा। पदसोपान के नियम की कुछ विशेषताएं देखिए। सबसे पहली बात तो जो अर्थ में हमने पढ़ा कि इसमें संगठन का जो ढांचा होता है वो सीढ़ी नुमाया, पिरामिड नुमा होता है। पिरामिड बना हुआ है यहां, या सीढ़ी, मैंने कहा दो तरीके से आप चित्र के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं पदसोपान को। पिरामिड इसलिए होता है, टॉप पे एक आदमी, मान लिए एसपी है तो एक है वो, फिर उसके नीचे एडिशनल एसपी हैं तो वो 3 हो जाएंगे या 4, जो भी डीवाईएसपी हैं तो वो 9-10 हो जाएंगे, और इस तरह से नीचे आप बढ़ते जाएंगे तो अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इंस्पेक्टर और ज्यादा, हेड कांस्टेबल और ज्यादा, और सबसे नीचे आएंगे कांस्टेबल 100, 200, 500 हो जाएंगे। तो मतलब आधार चौड़ा होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, टॉप की तरफ, तो चौड़ाई घटती जाएगी या वो सकरा होता जाएगा, और टॉप लेवल पे पहुंचेंगे तो एक ही आदमी होगा तो एक पिरामिड बन जाएगा। तो इसीलिए इसे हम पिरामिड नुमा या सीढ़ी नुमा ढांचा कहते हैं। सबसे पहली विशेषता वही है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि उसमें उच्च और अधीन के संबंध होते हैं, उसी आधार पर ही वर्गीकरण है। तीसरा भी पीछे आप देख रहे हैं जो यहाँ 6 नंबर पे लिखा है कि हर उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ के ऊपर नियंत्रण किया जाता है, और हर अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण की एक चेन या कड़ी देखने को मिलती है। तो ये तो आप अर्थ में ही देख रहे हैं विशेषताएं इतनी। उसके अलावा कुछ और विशेषताएं लिखी हैं कि जितने स्तर होते हैं संगठन में, उन सबके बीच में हम स्पष्ट तौर पर कार्यों का विभाजन करते हैं। एसपी क्या करेगा, डीएसपी क्या करेगा, इंस्पेक्टर क्या करेगा, सबके काम पूरी तरह से आपस में बटे हुए होते हैं, सुस्पष्ट होते हैं, सुनिर्धारित होते हैं कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। मतलब मन की मर्जी इसमें नहीं चलती है। सब कुछ पहले से तय नियम कानूनों के आधार पर ही कार्य होता है। तो वही देखिए तीसरे में कि कर्तव्य और उत्तरदायित्व पूरी तरीके से परिभाषित होते हैं, मन की मर्जी नहीं होती है।
हर उच्च अधिकारी अधीनस्थों के कामों गतिविधियों में समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। आपस के जो वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हैं अधीनस्थों के, उनको सुलझाने की जिम्मेदारी उच्च अधिकारी की होती है। एक एसपी के अंडर में 4 डीवाईएसपी हैं, तो उन चारों में कामों का बंटवारा करना है, उनमें तालमेल बिठाना है। आपस का कोई अगर वाद विवाद है, रोकना है, तो वो एसपी की जिम्मेदारी है। आदेश की एकता का पालन, यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि और एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम है संगठन का, उसका पालन होता है पद सोपान में। आदेश की एकता का मतलब होता है किसी अधीनस्थ को केवल एक उच्च अधिकारी से ही आदेश मिलना चाहिए। पद सोपान में अनिवार्य रूप से आदेश की एकता होती है। एक एसपी के अंडर में 3 डीएसपी हैं, तो तीनों डीएसपी का जो बॉस है वो एसपी है, वही आदेश देगा। हर डीवाईएसपी के अंडर में अगर 3-3 इंस्पेक्टर हैं, तो 3 को एक डीएसपी आदेश देगा, दूसरे 3 को दूसरा। तो इसमें अनिवार्य रूप से यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता का पालन होता है। उसके अलावा देख रहे हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता कि इसमें प्रत्येक कार्य थ्रू प्रॉपर चैनल या उचित मार्ग द्वारा होता है। थ्रू प्रॉपर चैनल या उचित मार्ग का मतलब है कि संगठन या पद सोपान में जितने स्तर हैं, निर्णय प्रक्रिया या कोई भी फाइल प्रत्येक स्तर से होकर गुजरती है। किसी स्तर की छलांग नहीं लगाई जा सकती, किसी स्तर की अवहेलना नहीं की जा सकती। मान लीजिए 4 स्तर हैं, ए, बी, सी, डी कर्मचारी हैं। डी की कोई शिकायत, कोई समस्या है, कोई फाइल है, ए तक पहुंचाना है, तो तरीका है कि डी अपनी बात सी से जाके मिले और बताए, सी बी से मिले और बी ए से, तब डी की बात ए तक पहुंचे। या उसी तरह से उल्टा, एसपी साहब सीधा किसी सब इंस्पेक्टर को बुलाएं कि हेड कांस्टेबल को उसे डांटने फटकारने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मन की मर्जी नहीं है, मैंने पहले ही बताया। वैसे भले ठीक है कि एसपी साहब पूरे जिला पुलिस के बॉस हैं, लेकिन अगर किसी हेड कांस्टेबल, किसी सब इंस्पेक्टर की कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, तो हमने कहा उसका तरीका ये है कि एसपी साहब संबंधित डीवाईएसपी को बुलाएंगे, उससे जाके कहेंगे कि देखो ऐसी शिकायत आ रही है फला इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की। डीवाईएसपी इंस्पेक्टर को बुला के कहेगा, इंस्पेक्टर तब सब इंस्पेक्टर को, और तब वो जो एसपी साहब का गुस्सा या आदेश है वो उस पर्टिकुलर सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल तक पहुंचेगा। तो मन की मर्जी नहीं होती है इसमें। सब इंस्पेक्टर का बॉस इंस्पेक्टर है, तो सब इंस्पेक्टर को आदेश देना इंस्पेक्टर का ही काम है। डीवाईएसपी साहब कहें कि हम तो और तुम्हारे बॉस हैं, हम भी जाके, ठीक है कि डीवाईएसपी तो इंस्पेक्टर के भी बॉस हैं और एसपी तो और उनके भी बॉस हैं, लेकिन फिर तो अब व्यवस्था हो जाएगी कि कहीं भी एसपी साहब पहुंच के किसी को भी हड़काने लगे, डांटने फटकारने लगे, तो नहीं। थ्रो प्रॉपर चैनल, हर चीज का एक सलीका, हर चीज का एक तरीका होगा, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, तभी संगठन में अनुशासन या डिसिप्लिन को हम मेंटेन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी को कुछ पूछना बताना है तो वो कैबिनेट मंत्री से बात करते हैं, कैबिनेट मंत्री फिर राज्य मंत्री से या सचिव से। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सीधा किसी जिले के कलेक्टर या उसको सीधा डांटने फटकारने लगे। होने को संभव है,
हाँ, लेकिन पथ सोपान के जो नियम, उसके एक्चुअल जो कैरेक्टर की बात करें तो उसमें यही है कि इस तरह से मन की मर्जी नहीं होती। हर काम उचित मार्ग या थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। जितने स्तर हैं संगठन में, प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ती है। जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि पहली सीढ़ी पे पैर रखें, फिर 5वीं पे, फिर सीधा 8वीं पे। करने वाले करते हैं, लेकिन जब ऐसा करते हैं तो उसमें गिरने और मुंह टूटने का डर भी ज्यादा होता है। तो समझदारी यही है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, मतलब हर सीढ़ी पे पैर रखते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। बस वही है पथ सोपान में भी, कि जितने स्टेप हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही चलें, एक प्रॉपर सिस्टम के तहत काम हो इसमें। और एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसमें कम्युनिकेशन या संचार केवल वर्टिकल या लंबवत होता है। इसमें क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। संचार लंबवत का मतलब कि मान लीजिए सी और ये सी डैश समस्तरीय कर्मचारी हैं, इन्हें आपस में कोई डेटा या फाइलों का आदान प्रदान करना है। भाई, एक जिले का इंस्पेक्टर है और दूसरे जिले का एक इंस्पेक्टर या 2 SHO हैं, अब उन्हें आपस में कुछ हमने कहा डेटा या कोई फाइल या कोई और केस से जुड़ी सूचना, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करनी है, आपस में डायरेक्ट नहीं कर सकते ऐसा। उसका तरीका क्या है कि सी बी से मिले, उसे वो फाइल या डेटा सौंपे, बी ए को बताए, ए फिर यहां बी डैश को बताए और बी डैश सी डैश को बताए, तब सी की बात पहुंचे सी डैश के पास और या उल्टा। तो क्षैतिज संचार की व्यवस्था भी नहीं होती है पथ सोपान में। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सी सीधा ए से मिल ले, ए सीधा सी डैश को बुला के, वो पहले हमने बताया कि थ्रू प्रॉपर चैनल छलांग नहीं लग सकती, हर स्तर से गुजरना है। और ऐसा भी नहीं है कि सी सीधा सी डैश से या सी डैश सीधा सी से बात कर ले, क्योंकि क्षैतिज संचार नहीं होना है। संचार केवल लंबवत ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होना है। तो सी बी से मिलेगा, बी ए से, ए बी डैश से, बी डैश सी डैश से, तब सी की बात सी डैश तक पहुंचेगी। आपको लग रहा होगा ये तो बेवकूफी है, इसमें तो समय कितना लगेगा। हाँ, तो बिल्कुल इस नियम की सबसे बड़ी कमी या समस्या यही है कि इसमें टाइम बहुत खराब होता है। लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म, मतलब कार्यों में अनावश्यक देरी, ये पथ सोपान की एक सबसे बड़ी कमी ही होती है। लेकिन फिर भी ये इस तरह की व्यवस्था बस इसलिए की गई है कि ताकि संगठन में एक सुव्यवस्था और अनुशासन बना रहे। हम कहीं से किसी को भी मिलने जुलने की, बातचीत की अनुमति दे देंगे तो फिर अव्यवस्था, अराजकता की स्थिति बन सकती है। कौन किसका बॉस, कौन किसका अधीनस्थ, कौन किससे मिले जुले, जब यही तय नहीं हो तो फिर तो अव्यवस्था, अराजकता हो जाएगी। और यहां मन की मर्जी तो है नहीं है। नियम कानूनों की बात हो रही है तो सब कुछ फिर एक तय सिस्टम के तहत हो, वही संगठन के हित में भी होगा और वही कर्मचारियों के हित में भी होगा। तो इसलिए ये कठोर नियम बनाए गए हैं इस तरह के। और प्लस और एक चीज देख रहे हैं आप, लास्ट विशेषता, कि जरूरत पड़ने पे 2 तरीके से हम पथ सोपान का विस्तार कर सकते हैं, लंबवत विस्तार और क्षैतिज विस्तार। आजकल हम देख रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, हमेशा से बढ़ रही है। परिणाम जो कार्यरत कर्मचारी किसी संगठन में, उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है। नई नई समस्याएं, नई नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उससे भी वर्कलोड बढ़ रहा है। पुलिस देखिए आप, जुडिशरी देखिए आपकी, कितनी आबादी पे कितने पुलिस वाले होने चाहिए, कितने न्यायाधीश होने चाहिए, और हमारे देश में अभी कितने हैं? बहुत कम। कारण की
उतना हमारे पास पैसा नहीं है कि नए नए लोगों को भर्ती करें, उनकी सैलरी, ऑफिस या और दूसरे खर्चे उठा पाएं। तो पुलिस वाले ही हम बात कर रहे, तो भाई बहुत ज्यादा वर्कलोड से, कार्यभार से दबे हुए हमारे देश में। तो मान लीजिए पहले किसी संगठन में 100 आदमी काम कर रहे हैं, हमें 20 और बढ़ाने हैं, क्योंकि अब उतने से काम नहीं हो पा रहा है, आबादी बढ़ गई, समस्याएं बढ़ गई। अब उन 20 को हम कैसे एडजस्ट करें, कहां खपाएं? 100 को अगर 125 करना है तो तब उसके 2 तरीके हैं कि या हम लंबवत विस्तार करें और या क्षैतिज विस्तार किया जाए। लंबवत विस्तार का मतलब होता है स्तरों की संख्या में वृद्धि, स्तरों की संख्या में वृद्धि। जैसे यहां चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि सचिव था, संयुक्त सचिव था, डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं कि हमने दोनों के बीच में एक नया पद बना दिया, एडिशनल सेक्रेटरी या अतिरिक्त सचिव का स्तर बढ़ा दिया हमने। कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के बीच में एक नया स्तर बना दिया, एडिशनल कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर। तो स्तर बढ़ा दिया, एक नया स्तर हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कई लोग वहां अब एडजस्ट हो जाएंगे। एक तरीका है कि हम क्षैतिज विस्तार करें, मतलब एक ही स्तर पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या में वृद्धि। एक ही स्तर पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या में वृद्धि, वो इस चित्र में दिखाया गया कि देखिए चौड़ाई में हॉरिजॉन्टली यहां इसका प्रसार दिखाया गया है। मतलब कि पहले एक मान लीजिए एसपी था, उसके अंडर में 3 डीवाईएसपी थे। हमने क्या किया कि डीवाईएसपी जो 3 थे उन्हें बढ़ा के 5 कर दिया, तो क्षैतिज विस्तार हो गया। पहले 3 डीवाईएसपी थे, अब 5 हो गए, तो 2 को एडजस्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, चौड़ाई में फैल गया ये। पहले के एसपी के अंडर में 3 डीएसपी थे, अब 5 हो गए। क्षैतिज विस्तार कहते हैं इसे, जहां चौड़ाई में फैल गया, एक ही स्तर पे कार्य करने वाले कार्मिकों की संख्या में वृद्धि। तो जरूरत के अनुसार इन 2 तरीके से हम विस्तार करते हैं पद सोपान का, और आवश्यकता है नए लोगों को हमें संगठन में एडजस्ट करना है तो करते हैं। तो ये पद सोपान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगर समीक्षा करें इस नियम की तो कुछ फायदे भी हैं इस नियम के और कुछ कमियां भी हैं इस नियम की। पद सोपान के नियम के गुण क्या है वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। विशेषताएं देखी हमने, वहीं से गुण बड़ी आसानी से अब आप निकाल और समझ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि उच्च और अधीन के संबंध होंगे, एक पिरामिड नुमा ढांचा होगा, सब कुछ पहले से तय होगा कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, किसका बॉस कौन होगा, किसका अधीनस्थ कौन होगा। अब उसी के संदर्भ में आप ये फायदे देखें तो संगठन में एक रूपता होगी, संगठन में अनुशासन और सुव्यवस्था होगी। कारण कि मन की मर्जी कहीं नहीं चलनी है, सब कुछ पहले से तय है। आप पूरे देश